उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं प्रबंधन के इस सत्र में सभी आशा संगिनी बहनों का स्वागत है। इस सत्र में हम आशा क्षेत्र में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का आकलन करना, उच्च जोखिम गर्भावस्था का वर्गीकरण करना, गर्भावस्था में उच्च जोखिम के लक्षणों की पहचान किस प्रकार से करेंगे, यदि महिला एचआरपी है तो उसे कब और कहाँ रेफ़र करेंगे, एनीमिया और हाइपरटेंशन का प्रबंधन कैसे करेंगे समुदाय स्तर पर, एचआरपी की ट्रैकिंग के लिए संगिनी को दी जाने वाली नई प्रोत्साहन राशि क्या है और आशा एवं संगिनी की क्या भूमिका होगी उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं प्रबंधन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एचआरपी यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसका कि मतलब है उच्च जोखिम गर्भावस्था, जिसके बारे में हम इस सत्र में चर्चा कर रहे हैं। किसी भी आशा क्षेत्र में कुल गर्भवती महिलाओं में से लगभग 10% महिलाओं में जटिलता की संभावना होती है। आशा संगिनी को एक आशा क्षेत्र में पूरे साल में 3 से 4 उच्च जोखिम गर्भवती महिलाएं मिलेंगी। इस प्रकार यदि संगिनी के पास 20 आशाएं हैं तो प्रतिवर्ष लगभग 60 से 80 उच्च जोखिम गर्भवती महिलाएं उसके क्लस्टर में मिलेंगी, जिसका उसे निरंतर फॉलोअप करना है और उनका संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाने में आशा को सहयोग करना है। आइए अब किसी भी आशा क्षेत्र में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का आकलन किस प्रकार से करेंगे, इस पर बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी आशा क्षेत्र में कुल गर्भवती महिलाएं 20 हैं, तो उस आशा क्षेत्र में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं कितनी होंगी? 20 × 10/100, यानी कि उस आशा क्षेत्र में कुल 2 प्रतिवर्ष उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं मिलेंगी, जिन्हें हमें रेफ़र करने की आवश्यकता होगी, जिनकी उच्च संस्था में प्रबंधन करवाना आवश्यक होगा। जब भी आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आशा का VHIR ज़रूर से देखें। उसको भाग 3 में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के बारे में जानकारी अपडेट करने में भी सहयोग करें और उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का निरंतर फॉलोअप भी करती रहें। अभी तक हमने आशा क्षेत्र में उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं के आकलन के बारे में जाना। अब हम संभावित जटिलताएं उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं में क्या-क्या हो सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम संभावित जटिलताओं की बात करें तो उसके आधार पर गर्भवती महिलाओं को उच्च जोखिम की 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है गर्भवती महिला के पूर्व गर्भावस्था के इतिहास या पूर्व प्रसव के इतिहास के आधार पर। दूसरा है गर्भवती महिला को पहले से कोई बीमारी रही हो उसके आधार पर, और तीसरा है वर्तमान गर्भावस्था में जटिलता के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भवती महिला के पूर्व गर्भावस्था या पूर्व प्रसव के इतिहास के आधार पर। यदि किसी भी महिला का पूर्व में मृत शिशु का जन्म हुआ है या जन्मजात विकृति के साथ बच्चा पैदा हुआ है, 2 या अधिक बार गर्भपात हो चुका है, पिछला बच्चा सिजेरियन या ऑपरेशन से हुआ है, पिछले प्रसव में अत्यधिक रक्तस्राव जिसे हम PPH भी कहते हैं हुआ है, पिछले प्रसव में उच्च रक्तचाप या दौरे पड़ने की शिकायत रही हो, तो ऐसी महिलाओं में जटिलता की संभावना अधिक होगी उनकी वर्तमान गर्भावस्था में। इसी प्रकार यदि गर्भवती महिला को पहले से कोई बीमारी रही हो, इन बीमारियों में यदि डायबिटीज़, दिल या गुर्दे की बीमारी, TB या मिर्गी की बीमारी, पीलिया या लीवर की बीमारी या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, तो ऐसी महिलाओं को भी यदि गर्भावस्था है तो उसमें जटिलता की संभावना हो सकती है। उन्हें भी हम उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान गर्भावस्था में जटिलता के आधार पर। वर्तमान में यदि महिला का HB स्तर 7 ग्राम पर DL से कम है, यानी कि महिला गंभीर एनीमिक है, यदि उसका उच्च रक्तचाप है यानी कि 140/90 से अधिक है उसका रक्तचाप, आड़ा तिरछा बच्चा है या जुड़वा बच्चे हैं, योनि से रक्तस्राव हो रहा है, HIV पॉजिटिव महिला है और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट उसका पॉजिटिव है, तो ऐसी महिलाओं में जटिलता की संभावना अधिक होती है। उन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और उनके नियमित फॉलोअप करने की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कौन से खतरे के लक्षण होने पर गर्भवती महिला को तत्काल रेफ़र किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे योनि से रक्तस्राव।
यदि गर्भावस्था के दौरान थोड़ा सा भी रक्तस्राव हो जाता है तो महिला और उसके गर्भस्थ शिशु दोनों को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में तत्काल एफआरयू या डीएच रेफर करें। इसके अतिरिक्त भ्रूण का हिलना डुलना या हाथ पैर मारना बंद कर देने पर या पेट में अत्यधिक तीव्र पीड़ा होने पर, गंभीर सिरदर्द या आंखों के आगे धुंधलापन या आंखों के आगे धब्बे दिखाई देने पर, हथेली के पिछले और पैरों के ऊपरी हिस्से पर सूजन होने पर जिससे उंगली के दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में भी गर्भवती महिला को रेफर किया जाना चाहिए। गर्भवती महिला के शरीर में ऐंठन होने पर, दौरा पड़ने, आंखों के घूम जाने पर, चेहरे और हाथों में अकड़न होने पर, शरीर में ऐंठन आने पर और ज़ोर ज़ोर से हिलने पर महिला को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल भेजा जाना चाहिए। साथ ही यदि महिला को खून की कमी है, गंभीर एनीमिया है, जीभ का रंग सफ़ेद हो गया है, फीकापन सा दिख रहा है, कमज़ोरी है, सारे शरीर में हल्की सूजन सी है और तौंधी है, उसे रात में देखने में कठिनाई हो रही है, तो ऐसी महिलाओं को एनम के पास या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए। यदि गर्भवती महिला का शरीर छूने में गर्म लगे, तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को पैरासीटामोल गोली दें। यदि 48 घंटे में बुखार ना उतरे तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए। यदि गर्भवती महिला को बार बार और जल्दी जल्दी पेशाब आए या पेशाब करते समय दर्द या जलन हो तो गर्भवती महिला को अधिक से अधिक पानी पिलाएं। यदि 24 घंटे बाद भी आराम ना मिले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजें। यदि गर्भवती महिला के योनि से सफ़ेद बदबूदार स्राव हो रहा है और गुप्तांगों में खुजली है, ऐसी स्थिति में भी गर्भवती महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए। यदि गर्भ में एक से अधिक शिशु हैं तो अक्सर एनम पेट की जांच करके या चिकित्सक को यदि इसकी आशंका होती है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल भेजा जाना चाहिए, जहां अल्ट्रासाउंड द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। यदि शिशु की स्थिति गर्भ में असामान्य है, यानी कि बच्चा आड़ा है, तिरछा है, सिर ऊपर की तरफ है, तो ऐसी स्थिति की पेट की जांच करके एनम पता लगा सकती है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल रेफ़र कर सकती है, जहां पर अल्ट्रासाउंड द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। अभी तक हमने जाना कि गर्भावस्था में खतरे के कौन से लक्षण होने पर रेफ़र किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को कहाँ रेफ़र करें। उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को 24/7 पीएससी, सीएससी, एफआरयू या डीएच ही रेफ़र किया जाना चाहिए, जहां पर उनका उपचार हो सके और उचित प्रबंधन किया जा सके, उनको जो भी जटिलता है उससे संबंधित। तो आइए जानते हैं कि लक्षणों के आधार पर किसको कहाँ भेजना है, वो कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि किसी भी गर्भवती महिला को बुखार आए, सांसें तेज़ हो या सांस लेने में तकलीफ़ हो, अत्यधिक उल्टी होना, पेशाब निकलने में परेशानी या कमी होना, आराम के समय सांस लेने में परेशानी होना या बीपी का बढ़ना, ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को 24/7 पीएससी पर रेफ़र किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि गर्भवती महिला को गर्भावस्था में योनि से रक्तस्राव हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, अत्यधिक सिर दर्द है, झटके आना या बेहोश हो जाना, लगातार पेट में दर्द होना, समय पूर्व प्रसव होना, प्रसव पूर्व झिल्ली का फट जाना, गंभीर एनीमिया का होना यानी कि हीमोग्लोबिन स्तर 7 ग्राम पर डीएल से कम होना, भ्रूण का ना हिलना डुलना, योनि से बदबूदार सफ़ेद स्राव के साथ तेज बुखार होना, ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को सीएससी, एफआरयू या डीएच यानी कि जिला चिकित्सालय रेफ़र किया जाना चाहिए। एफआरयू से यहाँ हमारा मतलब है फर्स्ट रेफरल यूनिट। ज़्यादातर समुदाय में जो हमें जटिलता देखने को मिलती है वह है एनीमिया यानी कि खून की कमी या उच्च रक्तचाप, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम गर्भावस्था में एनीमिया प्रबंधन की बात करते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग में एनीमिया एक गंभीर जन समस्या बनी हुई है। यदि गर्भवती महिलाओं की बात करें तो 10 गर्भवती महिलाओं में से 5 में खून की कमी पाई जाती है। NFHS 4 के आंकड़ों की यदि बात करें तो भारत में 50% और हमारे उत्तर प्रदेश में 51% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है, जिसको सरकार द्वारा बनाई गई रणनीतियों का पालन करने से समुदाय स्तर पर प्रबंधन किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे
चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि एनीमिया क्या है। शरीर में आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है, जो कि ऑक्सीजन वाहक का काम करता है। यदि आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता, जिससे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होने पर खून में जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो कम हो जाता है, जिससे दैनिक कार्य करने में कठिनाई आती है, जल्दी थकान आना, सांस फूलना आदि की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। इस स्थिति में खून का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है, जैसा कि आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं। एनीमिया का गर्भावस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कम वजन के बच्चे का होना, गर्भपात हो जाना, मृत बच्चे का जन्म होना आदि। यदि खून की कमी है तो गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसका प्रबंधन अति आवश्यक है। किसी भी गर्भवती महिला में एनीमिया की पहचान कैसे करेंगे? यदि लक्षणों को देख के करना है तो आप गर्भवती महिला के नाखून, जीभ, हथेली और आँखों की लालिमा में कमी देख सकते हैं। उसमें फीकापन दिखने लगता है, जो कि एनीमिया की एक प्रारंभिक पहचान है। एनीमिया के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? जल्दी थकावट आना, सांस फूलना, घबराहट होना, थोड़ा सा भी काम करने पे हृदय की गति तेज़ हो जाना, चक्कर आना, भूख में कमी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो महिला में खून की कमी हो सकती है। लक्षणों के आधार पे तो हम प्रारंभिक पहचान करते हैं एनीमिया की, लेकिन पुष्टि कैसे करेंगे कि महिला एनीमिक है या नहीं? रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर की जांच कर एनीमिया का पता लगाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम पर डीएल या उससे अधिक होने पर महिला सामान्य है, यानी कि उसे एनीमिया नहीं है। यदि गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम पर डीएल से कम है तो इसका मतलब है कि गर्भवती महिला जो है वो एनीमिक है। यदि गर्भवती महिला गंभीर एनीमिक है तो उसका हीमोग्लोबिन स्तर 7 ग्राम पर डीएल से कम होगा। उसे तुरंत उचित प्रबंधन हेतु उच्च संस्था में रेफर किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर एनम द्वारा निःशुल्क की जाती है। गर्भवती महिलाओं में समुदाय स्तर पर एनीमिया का प्रबंधन करने के लिए आयरन फोलिक एसिड गोलियों की निर्धारित डोज देकर और कृमि संक्रमण की रोकथाम करके किया जा सकता है। पिछले सत्र में भी हमने आयरन फोलिक एसिड गोली और एल्बेंडाजोल गोलियों की निर्धारित डोज के बारे में जाना था। आइए इसके बारे में फिर से बात करते हैं। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से प्रतिदिन 1 आईएफए की लाल गोली का निरंतर सेवन गर्भवती महिला द्वारा किया जाना है, यानी प्रसव होने तक गर्भवती महिला को कुल 180 गोली का सेवन करना चाहिए। यदि गर्भवती महिला एनीमिक है, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन स्तर 11 ग्राम पर डीएल से कम है, तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन 2 गोली का सेवन करना है, यानी कि प्रसव होने तक गर्भवती महिला को कुल 360 गोली का सेवन करना चाहिए। आईएफए गोली के सेवन में यह बात ध्यान में रखें कि कभी भी गर्भवती महिला को आईएफए की गोली खाली पेट खाने की सलाह नहीं देनी है। कृमि संक्रमण की रोकथाम में की यदि हम बात करें तो दूषित मिट्टी के संपर्क द्वारा कृमि संक्रमण जो है वो फैलता है। कृमि संक्रमण से सूक्ष्म मात्रा में आंतों से रक्तस्राव होता है, जिससे खून की कमी हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए गर्भावस्था में द्वितीय तिमाही में 1 एल्बेंडाजोल गोली जो कि 400 मिलीग्राम की होती है वह एनम के समक्ष गर्भवती महिला को खिलवाई जाती है, जिससे कृमि संक्रमण को रोका जा सके और एनीमिया का प्रबंधन किया जा सके। यदि गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन स्तर 7 ग्राम डीएल से कम है, यानी कि महिला गंभीर एनीमिक है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाना है? सबसे पहले यदि महिला का हीमोग्लोबिन स्तर कम है, यानी कि 7 ग्राम पर डीएल से कम है, तो उसे रेफ़र किया जाना है। डॉक्टर की सलाह पर आयरन सुक्रोज एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाना है। इंट्रावेनस आयरन सुक्रोज की महिला के वजन के अनुसार आवश्यक डोज सुनिश्चित करवाई जाती है, जहाँ पर जन्म की तैयारी और समीक्षा सुनिश्चित करवाई जाए, संस्थागत प्रसव ही करवाया जाए और गर्भावस्था एवं प्रसव के 42 दिन तक महिला का फॉलोअप आशा एवं संगिनी द्वारा किए जाते रहना चाहिए।
आयरन सुक्रोज देने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। आयरन सुक्रोज देने के बाद 48 घंटे तक आयरन की गोली का सेवन नहीं करना चाहिए। आयरन सुक्रोज देते समय चिकित्सक की उपस्थिति अनिवार्य है। कभी कभार आयरन सुक्रोज देने पर हाइपोटेंशन, जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट दर्द, खुजली, इंजेक्शन दिए जाने के स्थान पर दर्द या संक्रमण हो सकता है। आयरन सुक्रोज के 2 डोज के मध्य कम से कम 48 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन का अंतराल होना चाहिए। आइए अब गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप प्रबंधन के विषय में चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मातृ मृत्यु का मुख्य दूसरा कारण उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन ही है। 10 से 40% गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्तचाप की संभावना होती है। आइए जानते हैं कि हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्पशिया कैसे गर्भावस्था को प्रभावित करता है। प्रसव के समय माँ पर क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। पहला तो स्ट्रोक आ सकता है माँ को, झटके आना, दौरे पड़ना, फेफड़ों में पानी जाना, हृदय गति का रुक जाना, लीवर से रक्तस्राव होना, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होना या रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है महिला को यदि उच्च रक्तचाप है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप गर्भस्थ शिशु पर भी बुरा प्रभाव डालता है। प्री एक्लेम्पशिया भ्रूण के रक्त संचार को बाधित करता है जिससे बच्चा अल्पविकसित पैदा हो सकता है। प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है जिसके कारण बच्चे में निम्न समस्याएं हो सकती हैं: सीखने की क्षमता में कमी, झटके या दौरे पड़ना, जन्मजात विकृति आदि। आइए अब बात करते हैं कि किन महिलाओं को गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप या प्री एक्लेम्पशिया का जोखिम की संभावना अधिक हो सकती है। यदि किसी भी महिला की पहली गर्भावस्था है या टीन प्रेगनेंसी है यानी कि 13 से 19 वर्ष के बीच में गर्भवती हो रही है या 40 वर्ष या अधिक उम्र में गर्भवती हो रही है तो उच्च रक्तचाप की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार यदि पिछली गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप रहा हो, परिवार में किसी को भी हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पशिया की शिकायत हो, मोटापे की हिस्ट्री रही हो, गर्भ में जुड़वा बच्चे का यदि है तो भी बीपी हाई हो सकता है, धूम्रपान करने वाली महिलाओं, डायबिटीज़ या किडनी रोग का यदि हिस्ट्री रहा है तो भी गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन प्री एक्लेम्पशिया के लक्षणों की बात करें तो शरीर में सूजन होना, यूरिन में प्रोटीन और उच्च रक्तचाप 140/90 या उससे अधिक होना प्री एक्लेम्पशिया के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त निम्न लक्षण भी इसमें सम्मिलित हैं, यानी कि तेजी से वजन बढ़ना, गंभीर सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, कम पेशाब होना या पेशाब बंद हो जाना, चक्कर आना, जी मिचलाना, अत्यधिक उल्टी आना या फिर धुंधला दिखाई देना, चकाचौंध दिखाई देना। ऐसी स्थिति में महिला को तुरंत रेफर किया जाना चाहिए। समुदाय स्तर पर गर्भावस्था में कैल्शियम के अनुपूरण से एक्लेम्पशिया या प्री एक्लेम्पशिया की संभावना को कम किया जा सकता है। कैल्शियम की गोली का सेवन गर्भावस्था के 14वें सप्ताह यानी द्वितीय तिमाही से प्रसव होने तक किया जाना चाहिए। कैल्शियम की गोली का सेवन दिन में 2 बार यानी कि 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को गर्भवती महिला को सेवन करना चाहिए। एक कैल्शियम की गोली में 500 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 250 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। कैल्शियम की गोली को खाली पेट सेवन नहीं करना है, इससे कब्ज हो सकती है और कैल्शियम की गोली को आयरन की गोली के साथ भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण को कम करती है। आइए अब जानते हैं उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं रेफरल में आशा की क्या भूमिका है। आशा को अपने क्षेत्र की सभी उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग करनी है और उन्हें सेवा देने के लिए वीएचएनडी पर मोबिलाइज करना है। साथ ही उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उचित संस्था में उन्हें रेफ़र करवाना और समय समय पर उनका फॉलोअप करते रहना है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जन्म योजना बनवाना एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाना। अति उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का उच्च स्तरीय केंद्र पर परीक्षण कराने पर भर्ती एवं संस्थागत प्रसव के साथ साथ आरसीएच पोर्टल पर अंकन कराने पर प्रति केस आशा को ₹300 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यदि संगिनी की बात करें तो समुदाय स्तर पर एचआरपी की पहचान एवं रेफरल में संगिनी की भूमिका इस प्रकार से है।
संगिनी अपने सभी आशा क्षेत्रों की उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग करेगी और अपनी संगिनी डायरी में भाग 10 में इसको अपडेट करती रहेगी। आशा को क्षेत्र भ्रमण के दौरान एचआरपी की पहचान एवं उनके रेफरल के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसको क्षमता वर्धन करना, उसका सपोर्टिव सुपरविजन करना। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का भ्रमण और निरंतर फॉलोअप करेगी। साथ ही वीएचआईआर में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जानकारी को अपडेट करवाने में आशा को सहयोग करेगी और प्रत्येक माह की 9 तारीख को ऐसी महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उनकी जांच सुनिश्चित करवाने एवं उनका समय समय पर फॉलोअप करते रहना संगिनी का कार्य होगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि आशा संगिनी को अपने अंतर्गत आने वाले समस्त आशा क्षेत्रों की एचआरपी की लाइन लिस्टिंग करनी है, जिसका डायरी में भाग 10 में प्रारूप इस प्रकार से दिया हुआ है। क्रम संख्या लिखनी है, महिला का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, संबंधित आशा का नाम लिखना है, प्रसव की संभावित तारीख क्या है वह लिखना है, पूर्व गर्भावस्था के जोखिम का क्या कारण है उसका कोड लिखना है। जब आप संगिनी डायरी में देखेंगे तो उसमें इस प्रपत्र को भरने का निर्देश भी साथ में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर कोड रेफ़र कर सकते हैं। गर्भवती महिला में गंभीर बीमारी कौन सी है उसका कोड लिखें। फिर वर्तमान गर्भावस्था में कौन कौन सी जटिलताएं हैं, प्रसव की तैयारी हेतु योजना बनी है या नहीं बनी है, हाँ नहीं में लिखना है। आशा द्वारा फॉलोअप किस दिन किया गया, प्रसव की तिथि क्या है, प्रसव का स्थान क्या है और प्रसव का परिणाम क्या है और प्रसवोपरांत माँ की स्थिति क्या है, मृत्यु होने पर उसका एमडीआर किया गया हाँ या नहीं। ये पूरी जानकारी संगिनी के पास उसकी डायरी में प्रतिमाह अपडेट की जानी चाहिए। वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा संगिनी को उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग के लिए अधिकतम ₹500 की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत सभी 75 जनपदों में आशा संगिनी द्वारा उसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी एचआरपी महिलाओं में से लगभग 80% उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को उसको निम्न सेवाएं देनी है, जिसके आधार पर उसे यह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहला है कि अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान एचआरपी के घर का भ्रमण उसे अवश्य करना है। दूसरा, एचआरपी की पुष्टि हो जाने पर उस महिला के एचआरपी की सील एमसीपी कार्ड पर लगी होनी चाहिए। साथ ही आशा के साथ मिलकर एचआरपी की जन्म योजना तैयार करवाना है। गर्भवती महिला की 4 जांचें सुनिश्चित करवानी है और उसमें से कम 1 जांच फैसिलिटी पर अवश्य कराई जानी चाहिए। जितनी भी एचआरपी महिलाएं हैं उनका संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाने पर और पोर्टल पर उनका अंकन सुनिश्चित कराने पर संगिनी को यह प्रोत्साहन राशि देय होगी। जैसा कि हम पिछले सत्र में भी करते आए हैं कि पूरे सत्र के दौरान हमने जो कुछ भी सीखा है अब हम उसे क्विज़ के माध्यम से दोहराएंगे। आपको आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प हैं जिसमें से कोई एक विकल्प ही उसका सही उत्तर होगा। आपको सही उत्तर बताना है और आगे बढ़ जाना है। क्विज़ का पहला प्रश्न है, किसी भी आशा क्षेत्र में उच्च जोखिम वाली कितनी गर्भवती महिलाएं होती हैं? आपके विकल्प हैं 20%, 10%, 15% और 5%। इसका सही उत्तर है, किसी भी आशा क्षेत्र में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं लगभग 10% होती हैं। क्विज़ का दूसरा प्रश्न है कि इसमें से कौन सी महिला उच्च जोखिम की श्रेणी में नहीं आएगी? पहला है 2 या अधिक गर्भपात हुआ हो, दूसरा है पिछला प्रसव सिजेरियन हुआ हो, तीसरा है अंधी या बहरी महिला हो और चौथा है हाइपरटेंशन हो। इसका सही उत्तर है कि अंधी या बहरी महिला उच्च जोखिम की श्रेणी में नहीं आएगी। आइए अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, आशा को एचआरपी महिला की ट्रैकिंग के लिए कितनी प्रतिपूर्ति राशि मिलती है? आपके विकल्प हैं ₹200, ₹600, ₹300 या फिर ₹250। इसका सही उत्तर है, आशा को एचआरपी महिला की ट्रैकिंग के लिए ₹300 की प्रतिपूर्ति राशि मिलती है। प्रश्न 4 इस प्रकार से है, आशा संगिनी को नई प्रोत्साहन राशि के दिशा निर्देशानुसार एचआरपी महिला की ट्रैकिंग के लिए 6 शर्तों को पूरा करने पर कितनी प्रतिपूर्ति राशि मिलेगी?
आपके विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है रुपए 500, दूसरा है रुपए 600, तीसरा है रुपए 300 या फिर रुपए 250। इसका सही उत्तर है आशा संगिनी को नई प्रोत्साहन राशि के दिशा निर्देशानुसार एचआरपी महिला की ट्रैकिंग की 6 शर्तों को पूरा करने पर रुपए 500 की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी। 5वां प्रश्न, आयरन सुक्रोज देने के बाद कितने घंटे बाद आयरन की गोली का सेवन कर सकते हैं? आपके विकल्प हैं 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे या फिर 36 घंटे। इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरन सुक्रोज देने के बाद 48 घंटे के बाद आयरन की गोली का सेवन कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, किन महिलाओं को गर्भावस्था में हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पशिया के जोखिम की संभावना होती है? आपके विकल्प इस प्रकार से हैं। पिछली गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप रहा हो, परिवार में किसी को हाइपरटेंशन प्री एक्लेम्पशिया हो, मोटापा रहा हो या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सभी संगिनी बहनों ने इस सत्र में उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं रेफरल के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है कि इस जानकारी के माध्यम से आप क्लस्टर बैठक में इस सत्र का संचालन सही प्रकार से कर पाएंगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।